रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार साथियों। तो आप लोग मेरी तरह एक सारणी बना लीजिए। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार यहां लिख लीजिए आप। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, रचना के आधार पर हम लोग जो वाक्य पढ़ेंगे वो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है, सरल और संयुक्त वाक्य में। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं अब? क्रिया की। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमने जब वाक्य पढ़े थे तो वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य कितने पढ़े थे? 3, सरल, संयुक्त और मिश्रित। लेकिन ये जो थे ये किसके प्रकार थे? वाक्य के प्रकार, वाक्य के। अब हम लोग वाक्य के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम लोग किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? क्रिया के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? क्रिया के प्रकार। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है सर, क्रिया के प्रकार जो होते हैं वो रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग देखेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है आपके सामने प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया सबसे पहले। दूसरा मैंने लिखा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा मैंने लिखा है आपके सामने सहायक क्रिया। क्या लिखा है? आप इस सहायक क्रिया को लिख सकते हैं, इसमें संयुक्त क्रिया लिखिए आप। क्या लिख सकते हैं आप? संयुक्त क्रिया। फिर आप लोग लिखेंगे इसके अंतर्गत सामान्य क्रिया। क्या लिखेंगे? सामान्य क्रिया। और अंत में आप लोग लिखोगे इसके अंतर्गत नाम धातु क्रिया। क्या लिखोगे? नाम धातु क्रिया। ये आप लोग इन क्रिया के प्रकारों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। रचना के आधार पर हम क्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर हमने वाक्यों के प्रकार भी पढ़े थे। वाक्य कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब हम रचना के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 3 संयुक्त क्रिया, नंबर 4 सामान्य क्रिया और नंबर 5 नाम धातु क्रिया। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में इन्हें उतार लीजिए कि क्रिया के ये क्या होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आइए, अब हम देखेंगे जो रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार है उन प्रकारों को किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, कि रचना के आधार पर जो क्रिया के प्रकार है उन क्रिया के प्रकारों को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के मैंने अभी आपके सामने 5 प्रकार अंकित किए थे बोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया। क्या समझाने जा रहा हूं यहां पर? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये। देखिए, तो आप लोग सबसे पहले इस क्रिया को जानोगे कि सर रचना के आधार पर जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो क्या होती है। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में आपको क्या बताना है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं नहीं करके किसी अन्य से क्रिया कराई जाती है। किसी अन्य से क्रिया कराई जाती है। देखिए, मैंने आपके सामने क्या लिखा है साथियों कि वाक्य जो होता है उसके अंदर क्रिया वाला जो शब्द होता है उसमें क्या होगा कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता द्वारा स्वयं क्रिया न करके, कर्ता द्वारा क्रिया स्वयं नहीं करके किसी अन्य से
किसी अन्य से वो कार्य करवाएगा, स्वयं नहीं करेगा। इसमें कर्ता, जैसे कर्ता ये है कर्ता, तो ये कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, यह कर्ता क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाएगा, स्वयं कार्य नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा आपसे, क्या लिखा आपके सामने, देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया कि मोहन ने नाई से बाल कटवाए। अब देखो आप, यहां पर मोहन जो है वह क्रिया करवा रहा है। क्या कर रहा है साथियों, मोहन नाई से क्रिया करवा रहा है। क्या क्रिया करवा रहा है, बाल कटवाने की। बाल किसके काटे जा रहे हैं, मोहन के, लेकिन काट कौन रहा है, नाई काट रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने जो सेंटेंस पढ़ा, इसमें देख रहे हैं कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य करवा रहा है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है। अब जैसे हमने देखा, हम कुली से बोझ उठवाते हैं, लिखिए आप, हम कुली से बोझ उठवाते हैं, अब देखिए आप लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है, हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बोझ उठवा रहे हैं। किससे उठवा रहे हैं, कुली से उठवा रहे हैं। तो यहां पर कार्य कर्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है, यहां पर कर्ता द्वारा क्या दी गई है, प्रेरणा दी गई है, और उस प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। बात समझ में आई। मैंने कहा अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। यस, अब अध्यापक ने क्या किया है, पुस्तक पढ़वाई है। किससे पढ़वाई है, छात्र से। किससे पढ़वाई है, छात्र से। तो यहां छात्र को प्रेरणा दी गई है। तो ये दोनों जो उदाहरण हैं, ये दोनों उदाहरण किसके हैं साथियों, यह है प्रेरणार्थक क्रिया के हैं। किसके हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसके अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता हुआ नजर आ रहा है। बात समझ में आई। पहला जो वाक्य का प्रकार है रचना के आधार पर, वो मैंने आपको समझाया है प्रेरणार्थक, और उस प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्य को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आइए अब दूसरे प्रकार पे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना है, हम लोगों ने सबसे पहले जाना है कि रचना के आधार पर पहले हम जो वाक्य पढ़ चुके थे उन वाक्यों के प्रकार कौन से होते हैं, फिर हम क्रिया के प्रकारों पे आए। क्रिया के प्रकारों में हमने प्रेरणार्थक पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक। देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्वकालिक। देखिए, बहुत गजब की क्रिया है ये भी। रचना के आधार पर नेक्स्ट प्रकार कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, इस शब्द को आप लोग लिख लीजिए। देखिए, इस क्रिया की परिभाषा क्या होती है वो आप ध्यान से सुनेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, कि वाक्य के अंतर्गत एक कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद, ध्यान रखना इस शब्द पर, तुरंत बाद कोई दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या समझे आप, वाक्य के अंतर्गत एक कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद क्या किया जाएगा, दूसरे कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य कहेंगे। कितना सिंपल है, लेकिन बात यह है कि आपको समझ में आएगा
तब ये सिंपल रहेगा, बाकी लिखने में तो सारे ही वाक्य बिल्कुल सिंपल लगते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ कर दिया कब, दूसरा कार्य तुरंत, तत्काल, तुरंत भी लिख सकते हो आप इसको, तत्काल भी लिख सकते हो। तत्काल दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है, वह क्या होता है, पूर्वकालिक। जैसे मैंने कहा, देखो ध्यान से सुनना, मैंने लिखा अनिल दूध पीकर सो गया। क्या लिखा यहां पर, अनिल दूध पीकर सो गया, सो गया। देखो यहां पर जो वाक्य है इसमें आपको क्या दिखाई दिया है कि यहां पर जो कर्ता है अनिल, उसके द्वारा कार्य किया गया है। क्या कार्य किया गया है, दूध पीने का। यहां पर यह पहला कार्य है, प्रथम कार्य क्या किया उसने, दूध पिया है। फिर इसके बाद उसने दूसरा कार्य क्या किया है कि वह सो गया है, दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया। तो यहां पर कर्ता द्वारा एक कार्य किए जाने के तत्काल तुरंत दूसरा कार्य किया गया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। फिर मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, वह अखबार पढ़कर नहाने गया। मैंने क्या लिख दिया, वह अखबार पढ़कर, लिखिए आप लोग भी, वह अखबार पढ़कर नहाने गया, वह अखबार पढ़कर नहाने गया, नहाने गया। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या है, वह क्या है, सर्वनाम। अखबार पढ़कर उसने पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अखबार पढ़ा, और अखबार पढ़कर वो कहां गया, नहाने गया। तो यह कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक क्रिया की अभी मैंने क्या परिभाषा लिखाई थी आपको कि वाक्य के अंतर्गत जब एक कार्य पूरा हो जाता है उसके तुरंत बाद उसी समय दूसरा कार्य किया जाता है, वही क्रिया कौन सी कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। लिख लीजिए आप लोग इस उदाहरण को भी। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि सोहन पढ़कर खेलने गया। अब देखो यहां पर सोहन ने क्या किया, पहले वह पढ़ा, पहले उसने क्या किया, पढ़ा वह, तो सोहन पढ़कर खेलने गया, फिर वह उसके बाद क्या करने गया, खेलने गया। तो पहले क्या किया गया है, उसने पहले पढ़ाई की है, फिर वह खेलने गया है, यहां पर यह दूसरी क्रिया हो गई। तो इस तरीके से एक कार्य होने के तुरंत पश्चात दूसरा कार्य किया जाएगा इसके अंतर्गत, और यही क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। तो रचना के आधार पर अभी मैंने आपके सामने दो क्रिया आपको समझा दी है, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसे समझ लिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिया के तीसरे प्रकार की ओर चलेंगे। देखिए तीसरा प्रकार क्या है, संयुक्त क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया। देखो आप, यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रकार है रचना के आधार पर क्रिया का। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि सर संयुक्त क्रिया किस क्रिया को कहते हैं और संयुक्त क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या माइंड में रखना पड़ेगा कि जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, कौन कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया है, उसे आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक क्रिया किसी क्रिया को पूर्ण बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। लिखिए आप, बहुत अच्छी परिभाषा है ये। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी क्रिया को क्या बनाती है, पूर्ण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए आप, यहां पर मैंने खाना,
यहां आप सबको पता है मैंने तो हो गया यहां पर कर्ता और खाना हो गया यहां पर कर्म। अब यहां पर देखो खा लिया और है, ये जो शब्द है खा लिया है, क्या क्या शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको? खा लिया है। तो यहां पर एक शब्द तो ये और दूसरा शब्द ये दोनों शब्द मिलकर के इस क्रिया को क्या कर रहे हैं? पूर्ण कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर के किसी क्रिया को क्या करती है? पूर्ण बनाती है। तो पूर्ण बनाने के कारण से उन सभी क्रियाओं का मिला हुआ रूप क्या कहलाएगा? संयुक्त क्रिया कहलाएगा। क्या आप लोग समझ पाए जो मैंने अभी आपको समझाया है? आप लोगों को मैंने संयुक्त क्रिया में क्या समझाया है कि दो या दो से अधिक क्रिया किसी क्रिया को जब पूर्ण बनाती है तो वही हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से इसका जवाब देना होगा, क्योंकि यह सवाल देखने में जितना सरल है उस एग्जाम में उसे हल करते समय हमें उतनी ही समस्याएं आती है। इसलिए यहां आप लोग रटना मत, यहां आप लोग पूरी तरीके से समझना, उदाहरण से परिभाषा बनाना, परिभाषा से उदाहरण बनाना। अगर आपने ये दोनों काम एक साथ किए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। अब जैसे मैंने लिखा है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ था कि रेलगाड़ी चल पड़ी। ध्यान से सुनिएगा आप, रेलगाड़ी चल पड़ी। देखो रेलगाड़ी चल पड़ी। अब बताओ आप मुझे, क्या यह संयुक्त क्रिया है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि यहां पर चल और पड़ी, यहां पर चल और पड़ी दो क्रियाएं हैं, चलना और चल पड़ना दो क्रियाएं हैं जिनसे मिलकर के एक क्रिया बन रही है, और इसी क्रिया को क्या कहेंगे? इसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहेंगे। बात समझ में आई? लिख लीजिए आप लोग इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझते रह सकते हैं। फिर हमने आगे क्या लिख दिया, जैसे सीता हर बात पर रो पड़ती है। मैंने क्या लिखा आपके सामने? सीता हर बात पर रो पड़ती है। देखिए कितना अच्छा वाक्य है कि सीता जो है वो हर बात पर रो पड़ती है। अब रो और पड़ती है, देखो फिर दो हमारे पास क्रिया आ गई, एक तो रोना और एक रो पड़ना। तो दो क्रियाओं से मिलने के कारण से यह क्रिया भी कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। कौन सी होगी? ये संयुक्त क्रिया होगी। तो आप लोगों को इसे भी ध्यान में रखना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, इसके बाद सहायक क्रिया कौन सी होती है, या इसको संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं। सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं इसको, या संयुक्त क्रिया भी बोल सकते हैं। तो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया है। अब आगे आइए, अब हम नेक्स्ट क्रिया पे चलेंगे। यस, नेक्स्ट क्रिया क्या है देखिएगा, मैंने आपके सामने लिखा, हम इसी पृष्ठ पे लिखेंगे, इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं। यस, इस पृष्ठ पे आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं आपके सामने, नई क्रिया लिख रहा हूं, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बहुत अच्छी क्रिया है, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको समझ के कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। देखिए नाम धातु क्रिया में आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि नाम धातु क्रिया जो होती है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त होती है। जो नाम धातु क्रिया है वो किसके साथ प्रयुक्त होती है? या तो संज्ञा के साथ, या सर्वनाम के साथ, या विशेषण के साथ, जो कि हमारा इस क्रिया प्रकरण के बाद आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ क्या होती है? प्रयुक्त। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को ही, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को ही क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा, आप क्या लिखेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। बनने वाली क्रिया
नाम धातु क्रिया कहलाती है। बहुत अच्छी परिभाषा है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। लिख लीजिए आप, नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रश्न पूछा हुआ है ये भी एग्जाम में, इसे आप ध्यान रखिएगा कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली या इन शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं होती है वो ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे देखो मैंने लिखा आपके सामने हाथ, क्या लिखा? हाथ। फिर लिख दिया मैंने यहां पर जैसे शर्म, शर्म। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें जैसे ये है संज्ञा, क्या है ये? संज्ञा। हाथ, हमारा हाथ क्या है? एक संज्ञा, ठीक है। ये क्या है यहां पर? शर्म। शर्म क्या है? व्यक्ति की क्या होती है? विशेषता होती है शर्माना, ठीक है। तो अब देखो हाथ में अगर हम देखेंगे तो हाथ से बनेगा जैसे हथियाना, क्या बना? हथियाना। हाथ में मैंने आना प्रत्यय जोड़ दिया तो हाथ से क्या बन गया? हथियाना। शर्म लिखा हुआ है यहां पर, शर्म में मैंने आना जोड़ दिया तो क्या बन गया? शर्माना, शर्माना। तो ध्यान रखना आप यहां पर कि हथियाना, अब हथियाना क्या है? क्रिया है, जबकि क्या हाथ एक क्रिया है क्या? नहीं सर, हाथ तो एक संज्ञा है। शर्म, शर्म क्या है? एक विशेषण है कि वह शर्माता है, उसको शर्म आती है, वह उसकी विशेषता है। तो शर्म से क्या बना? शर्माना। अब शर्माना क्या हो गई? क्रिया, कि देखो शर्मा रहा है, क्रिया कर रहा है शर्माने की। तो इस प्रकार से जब संज्ञा, सर्वनाम, अब जैसे आप लोगों का ये अपना, अब ये देखो ये विशेषण आ गया, वो सर्वनाम आ गया अपना, तो अपना से मैंने क्या बनाऊंगा? अपनाना। क्या बनाएंगे हम? अपनाना। तो आप लोगों ने इन तीनों वाक्यों में, इन तीनों शब्दों में एक चीज तो नोटिस की होगी कि सर आप इन तीनों शब्दों में एक शब्द लगा रहे हैं जिसका नाम है आना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आप लोग सोच रहे हैं कि सर आपने इन सभी शब्दों के अंत में आना प्रत्यय जोड़ा है, बिल्कुल। आना प्रत्यय जोड़ने पर हम लोगों के पास कौन सी क्रिया आ रही है? नाम धातु क्रिया। तो आप लोग इस नाम धातु क्रिया में यह भी नोटिस कर सकते हैं कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में आना प्रत्यय जोड़ने पर, कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर? आना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाती है? नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे आप ले लो, गरम ले लो, आप गरम ले लो, आप चाहे चिकना ले लो, चाहे लाठी ले लो, चाहे स्वीकार ले लो, ठीक है। इन सभी शब्दों में अगर आप आना प्रत्यय लगा दोगे तो आना प्रत्यय लगते ही आप लोगों के पास कौन सा शब्द बन जाएगा? नाम धातु क्रिया वाला शब्द बन जाएगा। तो मैं जहां तक समझ सकता हूं आप लोगों को यह क्रिया का प्रकार भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रचना के आधार पर मैं आपको 4 क्रियाएं समझा चुका हूं। कौन कौन सी क्रियाएं समझा चुका हूं? सबसे पहले प्रेरणार्थक समझा दी थी, फिर पूर्वकालिक समझा दी थी, उसके बाद मैंने आपको समझाया है सहायक या संयुक्त, और नंबर 4 पर क्या बता दिया? नाम धातु। तो इन चीजों को रिवाइज करने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम लोग अंतिम प्रकार की ओर चलेंगे। हमारा अंतिम प्रकार कौन सा है? हमारा अंतिम प्रकार है सामान्य क्रिया। अब देखो आप लोग देख सकते हैं कि सर ये तो शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि वह क्रिया जो कि सामान्य रूप से किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होती है, वह क्रिया जो सामान्य रूप से किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में, बहुत सिंपल है ये, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह क्या कहलाती है? वह सामान्य क्रिया कहलाती है। अब आप लोग इसमें तो कोई भी उदाहरण देख लो, जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर क्या है? केवल पढ़ना। क्रिया क्या है यहां पर? केवल पढ़ना। तो आप लोग इसको तो 50 उदाहरण बना सकते हो। जैसे मैंने कह दिया पिताजी ने पत्र लिखा, क्या लिख दिया मैंने आपके सामने? पिताजी ने पत्र लिखा। देखो पिताजी ने पत्र लिखा, तो देखो यहां पर क्रिया क्या हो रही है? लिखने की। किसकी हो रही है क्रिया? लिखने की। पिताजी ने लिखा। तो आप लोगों की परिभाषा क्लियर हो रही है ना?
कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का होना या क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का जो यह क्रिया प्रकरण था, यह क्रिया प्रकरण यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने क्रिया के दो प्रकारों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इस प्रकरण पे आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोगों को जैसा प्रश्न मिलता है, जहां प्रश्न मिलता है, उस सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों से वो प्रश्न हल नहीं होते हैं तो आप लोग उसका कारण हमसे पूछ सकते हैं। तो कृपया करके बस आप लोग जिन टॉपिकों को आपको पढ़ाया जा रहा है उन टॉपिकों पे पूरा फोकस रखिए, और उन प्रकरणों को जहां भी आपको लगता है प्रतियोगी कोई पुस्तक आपके पास संबंधित या फिर नेट पे कोई सवाल दिखाई दे रहा है या कोई आपके सामने कोई सवाल पूछ रहा है या बातें कर रहा है सवालों की, तो आप लोग हर सवाल को समझ सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने जैसा कि अभी तक हमारे क्रिया प्रकरण को पढ़ लिया है, इससे पहले वाक्य प्रकरण को पढ़ लिया था, उससे पहले वर्ण प्रकरण को पढ़ लिया था। अब हम लोग थोड़ा शब्द प्रकरणों की चर्चा करेंगे। कौन से प्रकरण की चर्चा करेंगे? शब्द प्रकरण की चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इन शब्दों से संबंधित भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे शब्द के प्रकार अर्थ के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा आप, अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा, यह प्रकरण आप लोगों का लगभग 3-4-5 दिनों तक चलेगा, लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत सारे प्रकरण इस प्रकरण में शामिल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? शब्द प्रकरण जब हमारा खत्म होगा ना, तो यह प्रकरण हमारा बहुत सारे टॉपिकों को क्लियर करेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, जितने भी आपके यह प्रकरण है सब इसमें आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है। तो आप सब जानते हैं कि सर, शब्द जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक, एक कौन सा होता है साथियों? सार्थक। और एक होता है निरर्थक। एक कौन सा होता है? निरर्थक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, सार्थक शब्द तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि जिनके अर्थ होते होंगे उन्हें सार्थक कहते होंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन सर, निरर्थक में तो जिनके अर्थ नहीं होते होंगे उन शब्दों को प्रयोग में लिया जाता होगा, तो हिंदी में इन शब्दों को शामिल ही क्यों किया है सर, जिनको कि हमें निरर्थक रूप में पढ़ना पड़ रहा है? तो आप लोग देखिए, आप लोग स्वयं इन निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कब? अपनी बात को पूरा करने के लिए। कैसे? जैसे आप लोगों को चाय पीनी है। क्या पीनी है आपको? चाय। तो आप लोग क्या बोलते हैं अपने साथी से? चल आज तो थोड़ा चाय वाय पीते हैं, चाय वाय। तो अब आप लोग देख रहे हैं यहां पर चाय शब्द तो आपने बोल दिया, लेकिन चाय के साथ आप दूसरा कौन सा शब्द उपयोग में ले रहे हैं? वाय। अब आप लोग इस चीज के हैबिचुअल हो कि आप चाय के साथ वाय शब्द को बोलते ही है। आप चाय के साथ वाय शब्द को बोलते ही है। तो यह जो वाय है, चाय वाय, यह वाय हमारा निरर्थक शब्द है, और इसका प्रयोग इसीलिए हम लोगों ने इस हिंदी में किया है क्योंकि इन शब्दों को हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग लेते हैं। अब ऐसे न जाने कितने शब्द आप लोगों से टकराते होंगे। रोटी वोटी, रोटी वोटी खिला दो, समझ रहे हो आप लोग? चलो लाइट वाइट तो जला दो कम से कम, ठीक है। चलो पढ़ाई वढ़ाई तो कर लो, पढ़ाई वढ़ाई। अब ये एक सार्थक शब्द किस तरीके से दूसरे निरर्थक शब्द के साथ जुड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सर ने इस प्रकार के दोनों शब्दों का अर्थ क्यों प्रकार हमारे सामने प्रकट किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्रिया टॉपिक तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे शब्द है, जो हमारे क्या है शब्द है, वो परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, ध्यान रखना आप क्या लिखा है मैंने? परिवर्तन, परिवर्तन, या फिर आप लिख सकते हो विकार के आधार पर। विकार, विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो वह कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है साथियों विकारी। एक कौन सा होता है? विकारी। और एक होता है अविकारी। एक कौन सा होता है? अविकारी। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रकरण है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो देखिएगा आप लोग, यहां पर हम शब्द प्रकरण को पढ़ रहे हैं, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि विकारी शब्द वो होते हैं
जिनको कि व्याकरणिक नियमों के आधार पर अर्थात लिंग वचन या कारक के आधार पर क्या किया जा सके, जिनको बदला जा सके, जिनको क्या किया जा सके, बदला जा सके, या जिनका क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके जिनका परिवर्तन किया जा सके। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो कभी भी बदलते नहीं हैं, जो कभी भी क्या नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, वह अविकारी शब्द होते हैं। चाहे क्रिया, चाहे लिंग, चाहे वचन, कुछ भी आए, लेकिन ये शब्द कभी नहीं बदलेंगे। तो आप लोगों को क्या याद में रखना है कि विकारी जो शब्द होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है संज्ञा शब्द। पहला क्या होता है? संज्ञा शब्द। दूसरा होता है सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? सर्वनाम। और तीसरा होता है क्रिया। तीसरा क्या होता है? क्रिया। और चौथा शब्द होता है हमारा विशेषण। चौथा शब्द क्या होता है? विशेषण। ये 4 शब्द केवल और केवल किस में आते हैं? विकारी में आते हैं। बाकी बचे हुए जितने भी शब्द है वो सारे अविकारी में आते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं अविकारी के अंतर्गत कि समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, जितने भी इस प्रकार के जो शब्द है, क्रिया, विशेषण, वो सारे अविकारी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां तक की जो चर्चा है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी कल हम लोग विकारी और अविकारी शब्दों के अंतर को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।